हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। विश्व खाद्य समस्याओं के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने इससे पहले भोजन उत्पादन वृद्धि हेतु सुझाव यानी कि सजेशंस फॉर इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, उत्पादित भोजन को हर व्यक्ति तक किस तरीके से पहुंचाने में जो बाधाएं आ रही हैं उनके बारे में, तथा भोजन का उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है, इन मुद्दों पर चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम कुछ व्यवहारिक समस्याओं की बात करें तो हम उन्हें कुछ पॉइंट में देख सकते हैं। कृषि एवं पशुओं द्वारा अधिक चराई से होने वाले परिवर्तन, चेंज कॉज्ड बाय एग्रीकल्चरल एंड ओवरग्रेजिंग, यानी कि हम सब बहुत ज़्यादा कृषि कर रहे हैं, पशुओं द्वारा बहुत ज़्यादा चराई की जा रही है, इससे बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। उर्वरक एवं कीटनाशियों से संबंधित समस्याएं, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड प्रॉब्लम्स। इसके अलावा आधुनिक कृषि का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। अगर हम कृषि द्वारा अधिक चराई से होने वाले परिवर्तनों पर बात करें तो हम पूर्व में ही जान चुके हैं कि भारत के संपूर्ण भूमि भाग पर 329 मिलियन हेक्टेयर में कृषि क्षेत्र, जो कि 43.6% यानी कि 143 मिलियन हेक्टेयर, तथा जो चारागाह वाला परसेंटेज है वो 14.6% यानी कि 48 मिलियन हेक्टेयर उपयोग में लाया जाता है। इन क्षेत्रों में क्रमशः मनुष्य की पूरी आबादी लगभग 104 करोड़ है, तथा इतनी ही पशु आबादी अपने पेट भरने हेतु आवश्यक खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता है। अतः अनियंत्रित आबादी से दो खास समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चारागाह क्षेत्र में भूमि की अधिक आवश्यकता, तथा दूसरा है कृषि क्षेत्र की भूमि पर अधिक दबाव। पशु का चारा आखिर कहाँ से आएगा? या तो वो खेतों की मतलब भूमि से आएगा या जंगलों से आएगा। जंगल की बात करें तो ये हैं 10.7% यानी कि 35 मिलियन हेक्टेयर में जंगल प्रेजेंट हैं। दोनों प्रकार से ही एग्रीकल्चर पर यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए दो उपाय बताए गए हैं या सुझाए गए हैं। बंजर भूमि को उन्नत कर उन्हें चारागाह के रूप में परिवर्तित किया जाए। इससे वहाँ बेकार में पड़ी हुई बंजर भूमि का विकास होगा। वहीं पशुओं के लिए चारा और घरेलू कार्य के लिए ईंधन की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। रिकॉर्ड के अनुसार भारत में 2 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 6.4% पूरी तरह बंजर है, तथा 23 मिलियन हेक्टेयर जो कि 7% है बिना किसी उपयोग की भूमि है, जो पूरे भूभाग का लगभग 13.4% यानी कि 44 मिलियन हेक्टेयर है। कृषि क्षेत्र की भूमि में यदि वृद्धि ना हो सके तो कम से कम जो है उसे सुरक्षित रखा जाए। कृषि वैज्ञानिकों का मत है कि वर्तमान प्रतिशत 43 को 50% तक किया जा सकता है। भूक्षरण यानी कि सॉइल इरोजन, जल मग्नता और लवणीयता से भूमि को बचाया जाए, और जितनी भूमि हो सके, जितनी भूमि को सहने की क्षमता हो उतने ही उसमें उर्वरक तथा कीटनाशी दवाइयों का उपयोग किया जाए। इसके बाद हम उर्वरक एवं कीटनाशियों से संबंधित समस्याओं पर बात करेंगे। फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड प्रॉब्लम्स, सतही भूमि पर खाद्यान्न उत्पन्न करने वाली भूमि की सीमितता को ध्यान में रखते हुए यह ध्यान सहज ही हो आता है कि इसी भूमि पर ही येन केन प्रकार अधिक उत्पादन क्यों नहीं किया जाता। इसे दो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की ज़रूरत है। उत्पादन बढ़ाना यानी कि उर्वरकों के उपयोग से, इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स,
उत्पादन को नष्ट न होने देना कीटनाशियों की सहायता से। नॉट टू डिक्रीज द प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ पेस्टिसाइड। अब इन पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। उर्वरक एवं कीटनाशियों से संबंधित समस्याएं, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सबसे पहले हम डिफरेंट केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी कि विविध रासायनिक उर्वरक की बात करेंगे। सामान्यतः भारत जैसे कृषि प्रधान क्षेत्र में खेतों की मिट्टी को उपजाऊ, रोग रहित और सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का उत्तरदायित्व जो होता है वो किसानों का होता है। किसान चाहे तो गणित और विज्ञान की भाषा ना जानते हों, पर यह जरूर उन्हें मालूम होता था कि एक बार उपज करने लेने के बाद खेतों की मिट्टी को किन किन सुधारों की ज़रूरत है, जिससे वे अगली फसल को भी अच्छे उत्पादन की श्रेणी में ला सकें। इसके लिए वे खेत की निराई, गुड़ाई, खाद डालना तथा कृषि फसल की किस्म बदलने जैसे सभी काम करते थे। जहां वे उत्पादन वृद्धि हेतु जैविक खादों यानी कि बायो फर्टिलाइजर का यूज करते थे, वहीं पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से तथा स्थानीय कीटनाशकों का यूज में लाते थे। समय के साथ साथ पृथ्वी पर पॉपुलेशन बढ़ती गई तो अन्न उत्पादन, घरेलू ईंधन, पशु चारा और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की अधिक मात्रा की आवश्यकता हुई। केमिकल फर्टिलाइजर्स ने किसानों को तत्काल वृद्धि में बहुत सहायता पहुंचाई। भूमि की उर्वरकता में वृद्धि हेतु 3 प्रकार के उर्वरक प्रचलन में आए। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जिसमें P2O2 तथा पोटास उर्वरक यानी कि पोटेशिक फर्टिलाइजर्स में K2O को सम्मिलित किया गया है। इन उर्वरकों की कितनी कितनी मात्रा किस किस प्रकार की भूमि अथवा किस किस प्रकार की उपज से संबंधित है, यह विषय तो कृषि विशेषज्ञों का है, पर सामान्यतः भूमि में नाइट्रोजन और फॉस्फेट उर्वरकों का यूज अधिक किया जाता है और मिट्टी प्राकृतिक रूप से पोटास परिणाम को बनाए रखती है। किसानों की दुविधा को कम करने के लिए इन 3 उर्वरकों का मिश्रण यानी कि मिक्स्ड फर्टिलाइजर भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात जो होता है वो 4:2:1 होता है। अगर हम प्रयोग में आ रहे कुछ रासायनिक उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में सोडियम नाइट्रेट जो कि 16% जिसमें नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम नाइट्रेट जिसमें 15.5% नाइट्रोजन होता है, अमोनियम सल्फेट जिसमें 20.6% नाइट्रोजन होता है, अमोनियम फॉस्फेट जिसमें 20% नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम साइनामाइड जिसमें 21% तथा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जिसमें 26% तथा आइसोब्यूटाइल डाईयूरिया जिसमें 32.2%, यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। अगर हम फॉस्फेट उर्वरक की बात करें तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसमें अगर हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इसमें पोटेशियम क्लोराइड, इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसमें 18% P2O2 होता है, डबल सुपर फॉस्फेट जिसमें 32% P2O2 होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट जिसमें 48% P2O2 होता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट जिसमें 14% P2O2 होता है, रॉक फॉस्फेट जिसमें 30% तथा रेनमिया फॉस्फेट जिसमें 28% P2O2 होता है। अगर हम पोटेशियम उर्वरक की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl में 62% पोटेशियम होता है तथा पोटेशियम सल्फेट जिसको हम K2SO4 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 52% पोटेशियम होता है। इसके अलावा बहुआयामी उर्वरक यानी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की बात करें तो जिसमें हम अमोनियम फॉस्फेट्स, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रो फॉस्फेट, यूरिया अमोनियम फॉस्फेट, सल्फोनेटिक नाइट्रो फॉस्फेट का यूज करते हैं। अगर हम भारत में उर्वरकों के प्रयोग में कठिनाइयों की बात करें तो डिफ़िकल्टीज इन द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। भारत में उर्वरकों का उपयोग वर्तमान में लगभग 62% कृषि भूमि में हो रहा है, जिसमें 43% भूमि वर्षा आधारित है। इसका मुख्य कारण आज भी किसानों में उर्वरकों के प्रति उचित सम्मान की कमी है।
कृषि विस्तार योजना के कुशल कार्यकर्ता भी अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह से नहीं संभाल पा रहे हैं। ना तो अधिकांश लोग यह सही रूप से जान पाए हैं कि कौन सा उर्वरक किस प्रकार की उपज के लिए ज़रूरी है, उर्वरक की कितनी मात्रा किस उपज के लिए अपेक्षित है, उर्वरकों की प्राप्ति कहाँ से होती है, उर्वरकों का उपयोग किस प्रकार करना है, क्या वर्षा आधारित कृषि के लिए भी उर्वरक ज़रूरी है, आदि इन सभी अन्य व्यवहारिक कठिनाइयों को हम देखते हैं। उर्वरकों संबंधी जानकारी का अभाव, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट फर्टिलाइजर्स, किस प्रकार की उपज के लिए किस प्रकार के उर्वरक हों, what type of fertilizers are needed for which crops, where are the fertilizers available easily from, यानी कि उर्वरक सहजता से कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं। उर्वरक काफ़ी महंगे होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर क्विट कॉस्टली, छोटे किसानों को छोटे पैकेज में उर्वरकों मिलने में कठिनाई होती है। डिफ़िकल्टीज टू गेट फर्टिलाइजर्स फॉर स्मॉल फ्रेमर्स इन स्मॉल पैकेज, क्या उर्वरक वितरण अथवा आपूर्ति ग्राम स्तर पर संभव है। इज फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई पॉसिबल एट द प्लेस लेवल, क्या सरकारी टेक्नीशियन की नियमित सेवाएं प्रत्येक किसान को निःशुल्क मिलने की व्यवस्था है। इज द रेगुलर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट टेक्नीशियंस अवेलेबल फ्री टू ईच फार्मर। तो ये कुछ समस्याएं थी खाद्य से रिलेटेड, यानी कि खाद्य समस्याओं से रिलेटेड आज हमने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जाना। कितना कौन कौन सी उर्वरक में कौन कौन सी कितनी कितनी मात्रा है, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है नाइट्रोजन उर्वरक में, तथा हमने उनके बारे में जाना। तथा भारत में उर्वरकों के प्रयोग में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं उनके बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।